अस्सलामुअलैकुम। हमने किया था बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेजिया। नाउ अ टॉपिक इज़ अबाउट द प्रोस्टेट कैंसर। प्रोस्टेट कार्सिनोमा जो होता है इट इज़ द मोस्ट कॉमन कैंसर इन द मैन। और अगर हम बात करें ओवरऑल तो फर्स्ट नंबर पे जो कैंसर होता है मैन में वो लंग कैंसर होता है। ठीक है, बिकॉज ऑफ द स्मोकिंग, मैन ज़्यादा स्मोकिंग करते हैं उसकी वजह से नंबर वन कैंसर लंग का होगा। तो सेकेंड नंबर पे प्रोस्टेट का कैंसर जो होगा वो ज़्यादा जो है वो उसका इंसिडेंस होगा। ठीक हो गया। और ज़्यादा तो इसकी एज होती है वो बिफोर द 50 ईयर्स होती है। ठीक है, बिफोर 50 ईयर्स होती है इस कैंसर की। और अब हमने देखना है कि ये कैंसर जो होता है प्रोस्टेटिक कैंसर वो किस वजह से होता है, उसके कौन से एसोसिएटेड फैक्टर्स होते हैं। ठीक है, तो पैथोजेनेसिस में हम इसका देखते हैं कि नंबर वन इज़ द एंड्रोजेंस। ठीक है, इसमें अभी आपको डिटेल बताती हूँ। एंड्रोजेंस के साथ ये एसोसिएटेड है। और सेकंड ये जो है इन्वायरमेंटल फैक्टर्स के साथ एसोसिएटेड है। ठीक है, इन्वायरमेंटल फैक्टर्स की वजह से। और थर्ड इज़ द कि ये हेरिडिटरी होता है। ऑब्वियसली बहुत से कैंसर जो होते हैं वो हेरिडिटरी होते हैं। और फोर्थ नंबर पे इन्वायरमेंट इन्वायरमेंट हो गया, रेशियल एंड जियोग्राफिकल फैक्टर्स। ठीक है, रेशियल एंड जियोग्राफिकल फैक्टर्स। और इसके अलावा हम जो है देखेंगे कि जीन्स की इसके साथ क्या एसोसिएशन है। ठीक है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल इज़ द एंड्रोजेंस। देखा गया है कि जो लोग मतलब एंड्रोजेंस जो है, एंड्रोजेंस की एक्सपोजर की वजह से, बिकॉज मेल्स में ही एंड्रोजेंस होते हैं ना, और प्रोस्टेट के इलाजमेंट में टेक पार्ट कर रहे होते हैं। तो एंड्रोजेंस जो है वो सॉइल होते हैं, फर्टाइल सॉइल होते हैं फॉर द डेवलपमेंट ऑफ प्रोस्टेट कैंसर। ये कैसे हम कह सकते हैं कि एंड्रोजेंस का इसके साथ रोल है, वो ऐसे कि जो लोग, जिन लोगों का हमने टेस्टिस रिमूव कर दी होती है ना किसी भी वजह से, ऑर्केक्टमी कर दी होती है, उनके टेस्टिस को रिमूव कर दिया होता है, उन लोगों में चांस कम हो जाता है कैंसर का। और वो लोग जो लाइनफेल्टर सिंड्रोम के होते हैं, जो कि एक्चुअली मेल्स उनके अंदर एंड्रोजेंस की बाय नेचर ही उनके अंदर क्या है कि नहीं है एंड्रोजेंस। ठीक है, तो उनके अंदर भी रिस्क कम होगा। जो जो लोग जो है जिनका एंड्रोजेंस अभी वो मतलब प्यूबर्टी में नहीं आए, या जैसे ही प्यूबर्टी का जो है ज़्यादा मतलब जैसे ही एंड्रोजेंस का ज़्यादा एक्सपोजर होता है ना जिन लोगों में, सिंपल सी बात है, उनके अंदर चांस उतना ज़्यादा बढ़ जाता है। ठीक है, तो इस वजह से देखा गया कि एंड्रोजेंस की वजह से एसोसिएशन जो है कैंसर की ज़्यादा हो जाती है। सेकेंड नंबर पे आता है इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट कहते हैं कि जो लोग ज़्यादा फ़ैट वाली डाइट लेते हैं, हाई डाइटरी फ़ैट लेते हैं, जो अपनी जो है पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स यूज़ करते हैं। इसके अलावा वो लोग जो क्या करते हैं कि मतलब ये इस तरह की डाइट जो फैटी डाइट है या पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स के साथ एक्सपोजर जिन लोगों का होता है उनके अंदर चांस ज़्यादा हो जाता है कैंसर का। और वो लोग जिनके जो एंटीऑक्सीडेंट्स लेते हैं ज़्यादा अपनी डाइट में, फ्लेविनॉइड्स लेते हैं, सेलेनियम लेते हैं, उन लोगों के अंदर कैंसर के चांस कम हो जाता है। ठीक है, इट मीन्स दैट कि देयर इज़ सम एसोसिएशन ऑफ द कैंसर विद द इन्वायरमेंटल चेंजेस ऑफ दैट पर्सन। ठीक है, फिर थर्ड आता है हेरिडिटरी। हेरिडिटरी में ये होता है कि जो लोग मतलब ऐसे लोग हैं जो कि फ़र्स्ट डिग्री रिलेटिव्स हैं पेशेंट्स के। ठीक है, उनके अंदर ज़्यादा रिस्क होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल किसी के फादर को था तो उस पर्सन के अपने अंदर भी चांस ज़्यादा हो जाता है कैंसर का। इट मीन्स दैट देयर इज़ सम एसोसिएशन ऑफ द कैंसर विद द हेरिडिटरी। ठीक है, जीन्स। और इसमें जो मोस्टली जीन्स इन्वॉल्व होती हैं, अगर उसके अंदर बर्सा वन BRCA1 2 जो है बर्सा 2 की जो सॉरी म्यूटेशंस आती हैं तो उनके अंदर 20 टाइम्स ज़्यादा चांस होता है कैंसर का। ठीक हो गया। और अफ्रीकन अमेरिकन्स जो होते हैं उनके अंदर जो है, अगर हम बात करें रेशियल एंड जियोग्राफिकल फैक्टर्स की, जो अफ्रीकन अमेरिकन्स होते हैं, वाइट अमेरिकन्स नहीं, वो लोग जो अफ्रीकन अमेरिकन्स हैं उनके अंदर चांस ज़्यादा हो जाता है कैंसर का। ठीक है, और जो जापानीज़ होते हैं, जो चाइनीज़ होते हैं, उनके अंदर कैंसर के चांस कम होता है। बेशक वो जापानीज़ जो है मतलब वो मतलब जापानीज़ में नहीं है, अफ्रीकन अमेरिकन्स में ज़्यादा कॉमन है, सिंपल सी बात है। ठीक है, अच्छा अब हम बात करते हैं जीन्स की। जीन्स की एसोसिएशन जो है वो कैंसर के साथ क्या है। तो एंड्रोजेंस का एक्सपोजर इन्वायरमेंट में हाई डाइटरी फैट, पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स लेने की वजह से। हेरिडिटरी है फर्स्ट डिग्री रिलेटिव्स में बर्सा 2 की म्यूटेशंस।
से ज़्यादा हो जाता है रिस्क। और थर्ड और फोर्थली है कि रेशियल एंड जोग्राफिकल फैक्टर्स में अफ्रीकन अमेरिकन में ज़्यादा चांस होता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं जो जीन्स की एसोसिएशन है, जीन्स की वजह से कैंसर का रिस्क जो है वो किस जीन्स की इन्वॉल्वमेंट की वजह से होता है। ठीक है, एक तो मैंने बता दिया बर्सा 2 की वजह से इसका चांस ज़्यादा हो जाता है। जो दो हमने और पढ़ने हैं वो ये कि दो तरह की चेंजेस आते हैं, एपीजेनेटिक चेंजेस आती हैं। ठीक है, एपीजेनेटिक चेंजेस आती हैं और दूसरा है सोमैटिक म्यूटेशन आती है। ठीक है, सोमैटिक म्यूटेशन आती है। अच्छा, अब एपिजेनेटिक चेंजेस में अगर हम बात करें तो इसमें जो जीन इन्वॉल्व होती है दैट इज़ GSTP1 जीन, अगर इसकी हाइपर मिथाइलेशन हो जाए, ठीक है, हाइपर मिथाइलेशन हो जाए ना, तो इससे ये चेंज आता है बॉडी में कि उस पेशेंट जो है ना, ये जो GSTP1 जीन है ये ग्लूटाथीन 5 ट्रांसफरेज जो है ना, ऐसी कोई जीन है। अच्छा, ये अगर एबनॉर्मल होते हैं, इसमें म्यूटेशन आ जाती है तो पेशेंट के जो कार्सिनोजेंस होते हैं ना वो डिटॉक्सिफाई नहीं कर सकता उनको, कि उसके अंदर चेंज आता है। सोमैटिक म्यूटेशन की अगर बात की जाए तो इसमें जो प्रॉब्लम आती है वो ये होता है कि जो ETS जीन होती है ना उसकी फ्यूजन हो जाती है विद द TMPR, जो हमारे पास जीन है SS2, TMPR/SS2 जीन। ठीक है, इन दोनों की फ्यूजन की वजह से ना जो म्यूटेशन आती है ना ये होती है एक्चुअली ट्रांस मेम्ब्रेन सीरिन प्रोटीएज 2, इस तरह की नाम है इसका। अच्छा, जब इसकी म्यूटेशन आती है ना उसकी वजह से फिर जो है वो म्यूटेशन की वजह से क्या होता है, कैंसर का चांस ज़्यादा हो जाता है। ठीक है, तो जीन्स के एसोसिएशन में बर्सा 2 है, एपीजेनेटिक चेंजेस हैं, सोमैटिक म्यूटेशंस हैं। एपीजेनेटिक में GSTP1 में हाइपरमेथाइलेशन की वजह से कार्सिनोजेंस को डिटॉक्सिफाई नहीं कर सकता, और सोमैटिक में ETS जो हमारे पास है TMPR/SS2, इनकी फ्यूजन की वजह से क्या होता है कि वो पर्सन जो है उसके अंदर म्यूटेशंस की वजह से कैंसर का रिस्क ज़्यादा हो जाता है। ठीक है, ये हो गई हमारी जेनेटिक फैक्टर्स, और वो सब फैक्टर्स हमने डिस्कस कर लिए विच कैन लीड टू द डेवलपमेंट ऑफ द कैंसर। ठीक है, अब हमने बात करनी है प्रोस्टैटिक कैंसर जो है, इसकी बात करनी है कि ये किस तरह से बॉडी के अंदर स्प्रेड करता है। ठीक है, किस तरह से बॉडी के अंदर स्प्रेड करता है। लास्टली हम जो है इसकी मॉर्फोलॉजी डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। ठीक है, अब इसकी जो एक्सटेंशन होती है, इसका जो स्प्रेड होता है वो दो तरह का होता है, एक डायरेक्ट स्प्रेड होता है और दूसरा इसका मेटास्टेसिस होती है थ्रू द लिम्फेटिक्स। ठीक है, थ्रू द लिम्फेटिक्स। ठीक है, एक इसका डायरेक्ट स्प्रेड होता है जो बॉडी में ये प्रोस्टेट से अराइज करेगा, तो कहाँ कहाँ ये डायरेक्टली जा सकता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल दिस इज़ द यूरिनरी ब्लैडर। ठीक है, और ये दिस इज़ द हेयर इज़ लाइंग द प्रोस्टेट। ठीक है, अब ये डायरेक्टली कहाँ कहाँ जा सकता है। डायरेक्टली अगर हम बात करें तो ये जो कैप्सूल, ये कैंसर यहाँ पे फॉर एग्जांपल अराइज करता है, मैं इसकी लोकेशन आपको बताऊंगी, हाउ इट डिफर्स फ्रॉम द प्रोस्टैटिक हाइपरप्लेजिया। तो यहाँ पे फॉर एग्जांपल ये अराइज कर रहा है तो ये क्या करता है, ये जो कैप्सूल होता है इसको इन्वेट करता है लोकली। ठीक है, डायरेक्टली ब्लैडर नेक को इन्वेट करता है, यहाँ पे ब्लैडर नेक को इन्वेट करेगा, कैप्सूल ऑफ द प्रोस्टेट को ये करेगा इन्वेट। ठीक है, यहाँ पे सेमिनल वेजाइकल मैंने आपको बताया था ना, जो इजैकुलेटरी डक्ट लेके आ रहा होता है अपना, उसको ये उसके अंदर ये कैंसर जा सकता है। इसके अलावा ये ब्लैडर के अंदर कैंसर जा सकता है, ट्राइगोन ऑफ द ब्लैडर में। ठीक है, ये यहाँ से यूरिथ्रा में जा सकता है, पेनिस में जा सकता है। ठीक है, तो ये इसका जो है डायरेक्ट एक्सटेंशन है जो लोकली इर्द गिर्द के एरियाज़ में हो रहा है। ठीक है, दूसरा जो होता है वो होता है इसका थ्रू द लिम्फ नोड्स। ठीक है, अब लिम्फ नोड्स में कि कहाँ पे ये मेटास्टेसिस कर सकता है, अगर हम बात करें तो ये जाता है कहाँ पर, सेक्रल रीजन के जो लिम्फ नोड्स होते हैं, जो आइलिक के लिम्फ नोड्स होते हैं। ठीक है, जो पैरा एओर्टिक लिम्फ नोड्स होते हैं। ठीक है, ये हमने हाइपरप्लेजिया के भी देखे थे, पैरा एओर्टिक लिम्फ नोड्स होते हैं, सॉरी टेस्टिकुलर कैंसर्स में हमने देखे थे। ठीक है, और अर्लीस्ट ऑब्चुरेटर लिम्फ नोड्स होते हैं। ठीक है, ये आपने जो है इसको याद कर लेना है कि सबसे पहले जो ये लिम्फेटिक्स में जाता है जो है वो ऑब्चुरेटर, सबसे पहले जो जिन लिम्फ नोड्स में जाता है वो ऑब्चुरेटर लिम्फ नोड्स है। ठीक है, नंबर 1 पे। तो ये डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्प्रेड है। डायरेक्ट जो है इसका इर्द गिर्द के एरियाज़ में कहाँ पर है, कैप्सूल, नेक ऑफ द ब्लैडर, ट्राइगोन ऑफ द ब्लैडर। ठीक है, सेमिनल वेजाइकल में है, पेनिस, यूरिथ्रा, इर्द गिर्द के स्ट्रक्चर्स में। और लिम्फेटिक ड्रेनेज कहाँ पे हो रहा है, लिम्फेटिक जो है वो इस पर स्प्रेड कहाँ है, सेक्रिक, इलियक, पैरा एओर्टिक, ऑब्चुरेटर लिम्फ नोड्स। ठीक है, ये हो गया। अच्छा, अब इसके अलावा जो अगर हम बात करें ना तो ये जो लिम्फ नोड्स के थ्रू ये स्प्रेड कर रहा होता है ना, तो ये एक्चुअली बोन में जो है मेटास्टेसिस इसकी हो जाती है। बोन में जब इसकी मेटास्टेसिस होती है तो मोस्टली ये इन्वॉल्व करता है स्पाइन को।
ठीक है, जो पीछे रीजन होता है। तो ऐसे लोग जिनको प्रोस्टेट का कैंसर होता है, उनकी बोन की मेटास्टेसिस की वजह से उनको बैक पेन का इशू होता है, ठीक है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बैक पेन का इशू होता है ऐसे लोगों को फिर, ठीक है। तो इसके सिनेरियो में अगर देखेंगे हम कि पेशेंट जो है बैक पेन के साथ आ रहा होता है, ठीक है, बिकॉज ऑफ द मेटास्टेसिस। अच्छा, फिर हम बात करते हैं कि नेक्स्टली कि क्या है इसकी लोकेशन क्या है, ठीक है। जब हमने बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेजिया देखा था तो उसमें हमने देखा था कि वो ट्रांजिशनल जोन में था और मीडियन लोब में था, ठीक है। अब इस कैंसर का ये होता है कि ये ना हमारे पास बिल्कुल पेरिफेरली होता है, ठीक है, पेरिफेरल जोन में होता है, ठीक है। इस वजह से ना इसका इतना यूरिथ्रा के ऊपर और ब्लैडर के ऊपर इतना चेंज नहीं आ रहा होता, इतना उनको तंग नहीं करता, ये उसके ल्यूमेन को इतना ऑब्स्ट्रक्ट नहीं करता, ठीक है। तो एक्चुअली ये अगर प्रोस्टेट होता है ना, तो इसको अगर हम इधर से देखना चाहें तो बिल्कुल उसके साथ जो है वो ट्रांजिशनल जोन होता है, ठीक है। उसके बाद दरमियान में सेंट्रल जोन होता है, बिल्कुल पेरिफेरली पेरिफेरल जोन होता है, ठीक है। तो अब खुद सोचें कि अगर कोई कैंसर बिल्कुल ट्रांजिशनल जोन में है तो वो ज़्यादा ऑब्स्ट्रक्ट करेगा, सॉरी कोई भी चीज़ है, बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेजिया जो है वो यहाँ पे उसको यूरिथ्रा को कंप्रेस करेगा, ठीक है। लेकिन अगर कोई चीज़ जो है बिल्कुल पेरिफेरली है, जैसे कैंसर मैंने बताया कि पेरिफेरली जो है वो ग्रो करता है, तो उसका यूरिथ्रा से डिस्टेंस देखें कितना ज़्यादा है, तो वो इतना उसको ऑब्स्ट्रक्ट नहीं करेगा। तो यूरिनरी के जो सिम्टम्स आते हैं वो यहाँ पे इतने नहीं आते, ठीक है, ऑब्स्ट्रक्शन और जो उसके बाद आने होते हैं, ठीक है। अच्छा, अब ये जो होता है ना, ये पोस्टीरियर लोब में ग्रो करता है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ ये अगर यूरिथ्रा है तो इसका देखें डिस्टेंस कितना दूर है। तो मीडियन लोब में और पेरिफेरल जोन में जो है ना ये कैंसर ग्रो कर रहा होता है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद इसकी मॉर्फोलॉजी की हम बात करने लगे हैं, तो सबसे पहले लोकेशन ही आपने लिखनी होती है कि ये पेरिफेरल जोन में होता है, पोस्टीरियर लोब में होता है, ठीक है। ओके, उसके बाद आपने जो है लिखना होता है कि इसकी ग्रॉस अपीयरेंस आपको कैसे नज़र आती है। ये वाला जो प्रोस्टेट का हाल हुआ है ना, ये BPH का है, ठीक है। और ये आपका जो है प्रोस्टेट का कैंसर है, आप कैसे इनको डिस्टिंग्विश कर पा रहे हो। मैंने आपको बताया था कि प्रोस्टेट का जो ग्रॉस अपीयरेंस होती है उसमें आपको नोड्यूलर अपीयरेंस मिलती है, ठीक है, नोड्यूलर अपीयरेंस मिल रही होती है। और यहाँ पे आपको कोई नोड्यूलर अपीयरेंस नहीं मिल रही, ठीक है, कोई नोड्यूल्स आपको नज़र नहीं आ रहे, ठीक है। तो इस वजह से हम कह सकते हैं कि ये जो अगर हम कैंसर की बात करें, दिस इज़ अ कैंसर, यू हैव टू फोकस ऑन दिस, ठीक है। कि ग्रॉसली आप जब देखते हो तो ये आपको जो है लार्ज भी मिल सकता है, नॉर्मल भी मिल सकता है, स्मॉल भी मिल सकता है, ठीक है। और ये जो होता है फर्म होता है, ठीक है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि हम डिजिटल एग्जामिनेशन जब करते हैं, ठीक है, DRE करते हैं, डिजिटल रेक्टल एग्जामिनेशन, तो उसमें ये हमें फर्म फील होता है, फाइब्रस फील होता है, ठीक है, सख्त सा फील होता है, ठीक है। तो ये इसका होता है कैंसर का। इसके अलावा जो है ग्रॉसली अगर हम देखें तो ये ग्रे वाइट इसकी लीयंस होती हैं, ठीक है, इल डिफाइंड मार्जिनस होती हैं और ये इर्द गिर्द फैल रहा होता है। ऑब्वियसली कैंसर है तो इसकी कोई वेल डिफाइंड मार्जिनस नहीं होंगी, तो ग्रॉसली आपको यही नज़र आता है, ठीक हो गया। इसके बाद हमने देखना होता है इसको जो है कट सेक्शन पे, जब आप इस कैंसर को थोड़ा काट के देखते हो तो अंदर आपको इरेगुलर येलो एरियाज़ मिलते हैं, ठीक है। ये आपने जस्ट इसकी जो है मॉर्फोलॉजी में ग्रॉस में लिखना है कि फॉर्म होता है, ठीक है। अगर हम बात करें बिल्कुल साइज़ की, सबसे पहले साइज़ आपने बताना है कि ये, वैसे तो हमने प्रोस्टेट के देखा था कितना बड़ा सा हुआ था और उसका जो वेट था वो 60 to 100 हुआ था। यहाँ पे उसका साइज़ जो है वो स्मॉल भी हो सकता है, लार्ज भी हो सकता है, ठीक है, और नॉर्मल भी हो सकता है। फिर आपने लिखना है कलर, कलर आपने लिखना है ग्रे वाइट, ठीक है। फिर आपने लिखना है इसकी जो फीलिंग है, अपेयरेंस है, ठीक है, तो वो आपने लिख दी। और फिर इसकी जो कंसिस्टेंसी है, तो ये फर्म आपको फर्म होता है, फाइब्रस होता है, ठीक हो गया। और कट सेक्शन में आपको कैसा नज़र आएगा, इरेगुलर येलो एरियाज़ मिलेंगे। यह हो गया इसका ग्रॉस, ठीक है। अब हमने देखना है माइक्रोस्कोप। तो माइक्रोस्कोपी की अगर हम बात करें ना, तो इसकी जो टाइप्स होती हैं वो होती हैं, ये एडिनोकार्सिनोमा भी हो सकता है, मतलब ग्लैंड्स का कैंसर हो सकता है, ये स्क्वेमस हो सकता है, ठीक है, ये जो है ट्रांजिशनल हो सकता है, ठीक है, ट्रांजिशनल हो सकता है, और ये अनडिफरेंशिएटेड भी हो सकता है कि कुछ नहीं समझ आ रही कि ये किस कैटेगरी में फॉल कर रहा है, ठीक है। अब हमने जो पढ़ना है, जो कि मोस्ट कॉमन होता है, एडिनोकार्सिनोमा की माइक्रोस्कोपी देखनी है, बिकॉज ये सबसे ज़्यादा कॉमन होता है, ठीक है। तो एडिनोकार्सिनोमा की जो है, इसको हमने जो है 5 हेडिंग्स में देखना होता है, ठीक है, जिसमें फर्स्ट ऑफ ऑल विल सी इन द माइक्रोस्कोपी कि उसका आर्किटेक्चर कैसा है, ठीक है, जो हमें नज़र आ रहा है माइक्रोस्कोप में। इसी हेडिंग्स में आपने लिखना है स्ट्रोमा आपको कैसा नज़र आ रहा है, आपको ग्लैंड का पैटर्न क्या नज़र आ रहा है, ठीक है, ग्लैंड पैटर्न। फिर आपने देखना होता है कि जो ट्यूमर सेल्स हैं वो आपको कैसे नज़र आ रहे हैं,
ठीक है। और लास्टली आपने देखना है कि उन्होंने इन्वेजन कितनी की हुई है। तो इन्हीं 5 हेडिंग्स में जो है हम नेक्स्ट पार्ट से स्टार्ट करते हैं।